हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कैम सब्जेक्ट में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में हिस्ट्री एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन ऑटोमेशन और प्रोडक्ट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो पहले हम लोग हिस्ट्री एंड फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में देखें। तो ऑटोमेशन की हिस्ट्री जो है सबसे पहले जो बोली जा सकती है इन्वेंशन ऑफ व्हील से स्टार्ट हुई, क्योंकि पुराने समय में जब तक व्हील नहीं था तब तक जो है जो ह्यूमन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने या फिर खुद को ट्रैवल करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। जब व्हील इंसानों ने खोजा उसके बाद इन सब चीज़ों में काफ़ी आसान हो गई। तो बेसिकली ऑटोमेशन में हमारा क्या है कि हम ह्यूमन इंटरवेंशन को कम से कम करना चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो बेसिकली इससे हमारा जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम हुआ। तो सबसे पहला ऑटोमेशन का एग्जाम्पल जो माना जाता है वो है व्हील। ये लगभग 3200 BC के करीब के टाइम पे ये व्हील का इजाद हुआ था। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं वो है सबसे पहले लीवर रिंच जो अराउंड 600 BC का है, स्क्रू एंड गियर जो अराउंड 1405 AD का। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट वाटर व्हील एंड विंड मिल्स अराउंड 650 AD। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ऑटोमेशन के टर्म्स में और साइंटिफिक टर्म्स में भी वो है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 1765 डेवलप्ड बाय जेम्स वाट। बेसिकली इससे पहले इसने पूरी टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को एक तरह से बदल के रख दिया, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया हमारे उस टाइम पे आपके ऑटोमेशन का। क्योंकि देखिए आप जानते ही ऑटोमेशन के बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक फर्स्ट एलिमेंट इज योर पावर, सेकेंड एलिमेंट इज योर कंट्रोल सिस्टम and third element is your program. ओके, तो इसमें से जो पहली जो चीज है ये इसने काफी हद तक इस चीज को शॉर्ट आउट कर दिया। जो पावर है वो हमें स्टीम इंजन से काफी हद तक मिल जा रही है। तो इस वजह से ये ऑटोमेशन की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह रखता है स्टीम इंजन, जो कि 1765 में जेम्स वाट ने जिसकी आविष्कार करा। इसके अलावा जो है फ्लोर मिल जो आटा चक्की मशीन्स हैं जो वो 85 BC में। इसके अलावा जो बुनाई करने की मशीन है वीविंग मशीन्स जो है 1733, बोरिंग मिल्स जो है 1775, स्टील बोर्ड जो है 1787 और रेल रोड लोकोमोटिव जो है 1803। ठीक, तो ये इन सब का जो इजाद हो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स रहे हैं हमारे ऑटोमेशन के लिए। इसके बाद एक मेजर डेवलपमेंट हुआ, वो हुआ फ्लाई बॉल गवर्नर में के रूप में हमारा 1785 में। बेसिकली ये आप गवर्नर का इम्पोर्टेंस समझते हैं कि ये फ्यूल के जो फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। बेसिकली उस टाइम पे स्टीम की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता था। तो ये एक तरह से कंट्रोल सिस्टम जो हमारा जो दूसरा एलिमेंट है कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमारा फ्लाईबॉल गवर्नर को ऐसे ही यूज कर सकते थे। तो बेसिकली जो हमारा सेकंड एलिमेंट है आपका ऑटोमेशन का कंट्रोल सिस्टम, उसको ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है उसके एस्पेक्ट में। तो फ्लाईबॉल गवर्नर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इन ऑटोमेशन। इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ, वो हुआ जैक्वार्ड लूम अराउंड 1800। तो इसमें बेसिकली ये क्या था, ये जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट जो कि हमारा प्रोग्रामिंग है उसको दिखा रहा है। ये किस तरह से दिखा रहा है, देखिए ये जो है दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामेबल मशीन मानी जाती है।
सबसे पहली चीज ये। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ये जो आप इसमें प्लेट्स देख रहे हैं, ठीक, ये एक जैकवार्ड लूम जो है बेसिकली ये आपकी एक वीविंग मशीन है। ऊन वीविंग मशीन, ये बेसिकली यार्न से आपको कपड़े बनाती थी। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये एक सिलाई बुनाई मशीन है जो आपकी यार्न मतलब आपके जो ऊन होती है उससे जो क्लॉथ बनाने का काम ये जैकवार्ड मशीन में होता है। तो ये बेसिकली ये जो प्लेट्स है उसके ऊपर ये जो होल्स हो रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके क्लॉथ के डिजाइन को सिलेक्ट करती थी। अगर इसका होल्ड का पैटर्न चेंज है तो क्लॉथ का डिजाइन भी चेंज हो जाता था, ठीक है, क्लॉथ का पैटर्न भी चेंज हो जाता था जो जो आपके ऊन से बनने वाले हैं। तो बेसिकली आप इसको प्रोग्राम, इन प्लेट्स को आप प्रोग्राम कर सकते थे ताकि जो आपका पैटर्न है वो डिफरेंट पा सकें। तो ये दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामेबल मशीन है, बोली जा सकती है एक तरीके से। तो ऑटोमेशन के उसमें तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हिस्ट्री में। सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज योर स्टीम इंजन, थर्ड वन इज योर आई थिंक according to me it is fly ball governor, and fourth important invention is your jacquard loom weaving machine। तो इसके बाद जो है अभी तक 1800 आते आते हमारे पास जो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं ऑटोमेटेड सिस्टम के, फर्स्ट वन इज पावर, कंट्रोल एंड प्रोग्रामेबल मशीन, ये हमारे पास मिल गए थे, लेकिन ये बहुत ही प्रिमिटिव थे। एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैकवार्ड लूम मशीन जो है बेसिकली बहुत प्रिमिटिव है, गवर्नर भी प्रिमिटिव है कंट्रोलिंग के लिए। इसको हमने धीरे धीरे इम्प्रूव करा। जो इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट हुई वो हुई जो इनसे ऑटोमेशन इन एलिमेंट्स, ऑटोमेशन के एलिमेंट्स में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई। वो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट कुछ इस तरह से हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने जो है इंटरचेंजेबल पार्ट्स अराउंड 1800 में इसकी खोज करी, यानी जो एक डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें, ताकि हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक तरह के प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में हम लोग फिट कर सकें, ताकि हमारा मार्ट प्रोडक्शन हो। और जब एक प्रोडक्ट कभी खराब हो जाए तो हम दूसरे प्रोडक्ट के अंदर उसको फिट कर सकते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो इसका जो खोज है वो अराउंड स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरचेंजेबिलिटी जो है हमारी 1800 की में इसका बात करी गई। उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली, इसके बाद मूविंग असेंबली लाइंस, इसके बाद है मैथमेटिकल थ्योरी कंट्रोल सिस्टम इन 1930। इसके बाद जो बड़ा इन्वेंशन हमारे पास है वो है मार्क 1 कंप्यूटर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क 1 कंप्यूटर बनाया गया जो बेसिकली एक रूम के साइज का था। ये जो मार्क 1 की एक फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने ऑनलाइन विकिपीडिया से उठाई है। बेसिकली ये मार्क 1 की फोटो है, ये मार्क 1 कंप्यूटर है, और आप देख सकते हैं इसका साइज काफी बड़ा है, ठीक। और वेन इसकी पावर भी ज्यादा नहीं, इससे पावरफुल आपका प्रेजेंट डे मोबाइल फोन है। तो उस टाइम पे ये 1944 की में हार्वर्ड में सबसे पहले मार्क 1 कंप्यूटर के वो हुआ। तो देखिए अभी तक जो चीजें चल रही थी वो हमारी नॉन कंप्यूटराइज्ड चीजें थी। अब धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट जो भी हमने आगे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो काफी हद तक हमारे कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। तो ये मार्क 1 कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री में हमारे साथ घटना हुई वो हुई वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, खासकर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि बेसिकली इसमें कंट्रीज ने आपस में कंपटीशन के चक्कर में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, और एट द एंड ऑफ द डे जब ये लड़ाइयाँ खत्म हुई वर्ल्ड वॉर 2 खासकर, उसके बाद वो टेक्नोलॉजीज जब डेवलप करी है उसके बाद वो उन कंट्रीज के पास रही, और उन कंट्रीज ने उन टेक्नोलॉजी को जो जनरल पब्लिक के लिए भी खोला। तो बेसिकली जैसे रडार हो गया, अब वो रडार हो गया, ये सब रडार हो गया, काफी सारी टेक्नोलॉजी है ये जो है इस वजह से बनाई गई थी
ताकि जो वर्ल्ड वार में वो लोग इसमें किसी भी कंट्री का एक अपर हैंड है। लेकिन धीरे धीरे ये जो है जनरल वर्ल्ड वार खत्म होने का ये जो टेक्नोलॉजीज है वो जनरल पब्लिक के लिए खोल गई। तो बेसिकली वार्स का काफी इम्पैक्ट रहा है हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। इवन स्पेस रेस जो हमने स्पेस के ऊपर इतना काम देखा वो भी इस वजह से था कि क्योंकि जो सोवियत यूनियन है और यूएसए है वो आपस में स्पेस की रेस लगा रहा था, और स्पेस रेस में था तो इस वजह से क्या उसके उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो आपस में टेक्नोलॉजीज को इतनी तेजी से डेवलप करना चाह रहे थे कि वो जो है पहले उस टेक्नोलॉजी को पाले। इस वजह से जब इवन जब ये जो स्पेस रेस खत्म हुई यानी सोवियत यूनियन का जब 1991 में सोवियत यूनियन टूट भी गया तब भी हमारे वो टेक्नोलॉजीज थी, तो उनका यूज करके हमने बाद में डेवलपमेंट भी करा। तो वार्स जो है काफी इम्पोर्टेंट रही है अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से देखें। और खासकर ये वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 उसमें भी खासकर वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जैसे रडार। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज हुई ऑटोमेशन के उसमें सेंस में वो हुआ सबसे पहले न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन एनसी मशीन बनाई गई एमआईटी में 1952 में, और एप्पल ने इसके बाद 1978 में सबसे पहला कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर उतारा। ये मार्क 1 कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर नहीं था, यानी ये जो है आईबीएम ने हार्वर्ड्स के अंदर डेवलप करा था और ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं था, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है एप्पल ने 1978 में उतारा तो ये जनरल पब्लिक के लिए था। तो इसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है जनरल पब्लिक के हाथ में आ रही है। इसके बाद जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देखिए, इसके बाद क्या है कि ऑटोमेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये साथ साथ चल रहे हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है उसके साथ में ऑटोमेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो बेसिकली ऑटोमेशन की हिस्ट्री में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि हार्डवेयर साइड में हमने ट्रांजिस्टर का खोज करी 1948 में, हार्ड डिस्क ड्राइव की खोज करी 1956 में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की खोज करी 1960 में, माइक्रो प्रोसेसर 1971 में, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इन 1984, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर इन 1993। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर साइड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन, जिसको आज भी कई लोग यूज करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में के फील्ड में। फोर्ट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही 1955 में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई हमारे कोर्स के हिसाब से भी एपीटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एनसी मशीन में यूज होती है। एपीटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनसी मशीन जो मैनुअल मशीन प्रोग्रामिंग के बाद जो है एपीटी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं हम लोग ना, ये 1961 में डेवलप करी गई। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का 1969 में, वीएल लैंग्वेज फॉर रोबोट प्रोग्रामिंग इट इज, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये अब जो है हमें इसमें VL1 VL2 इसके बारे में ये डेवलप करी गई। इसके बाद अराउंड VL1 जो है 1979 में इसको डेवलप करा गया। इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की खोज करी 1985 और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1995 में आया, जो कि अभी तक काफी हद तक जावा जो है काफी हद तक मार्केट डोमिनेट कर रखा है इसने। इसके अलावा .NET का डेवलपमेंट हुआ। तो ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही है। तो हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स में ऑटोमेशन के सबसे पहले व्हील का एक इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, और उसके अलावा स्टीम इंजन इम्पोर्टेंट रहा, फ्लाईबॉल गवर्नर क्योंकि ये कंट्रोलिंग के लिए है, ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग मशीन के रूप में आप देख सकते हैं जैकॉर्ड लूम को। इसके अलावा कंप्यूटर मार्क 1 कंप्यूटर की खोज हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही। इसके अलावा एनसी मशीन जो MIT ने डेवलप करी 1952 में, पहला पर्सनल कंप्यूटर आया 78 में। और उसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, इसमें भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्रांजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा EPT प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज हुई 1961 में जो एनसी मशीन में यूज होती है। VL लैंग्वेज फॉर रोबोट, ये जो है आपके रोबोट की जो प्रोग्रामिंग है उसमें यूज होती है। तो इस तरह से ये कुछ डेवलपमेंट हुए। इसके बाद ये तो बात हुई हमारी हिस्ट्री।
अब हम लोग बात करेंगे इसके फ्यूचर की, ऑटोमेशन के फ्यूचर की। तो जब भी ऑटोमेशन के फ्यूचर की बात आती है तो सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में आती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी तरह ही मिमिक करके या फिर उससे भी अच्छी तरह से जो इंटेलिजेंट बनाया जाए उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में देखते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करने को या फिर उससे अच्छी इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इससे क्या होगा कि जो अभी जो मशीन्स हैं वो उसकी जो आईक्यू है वो 0 है, ठीक। मतलब उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट उसमें जो है बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं रहती। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा डेवलप कर ले कि मशीन्स जो है खुद ब खुद सोच सकें, खुद ब खुद डिसीजन ले सके। अभी मशीन, कोई भी मशीन जो है अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेती। आप इवन जो मशीन ऑटोमेटिक लगती भी है वो उसमें हमने किसी न किसी तरह की कोडिंग कर रखी होती है, ठीक। तो पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो मशीन नहीं ले रही है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि इस तरह से जो ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, या फिर उस पर डिसीजन लेते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाए, यानी मशीनों में भी आ जाए। तो इस चीज़ में कोशिश करी जा रही है काफ़ी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो रोबोटिक्स के उसमें हो रहे हैं, जो सिमिलरली जो है ऑटोमेटेड रोबोट्स हों और उसके अलावा वो का अपने आप ही ज़्यादातर चीज़ें कर सकें, इसकी कोशिश करी जा रही है। एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप सुनते भी होंगे काफ़ी बार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आपके डिवाइसेस है, सपोज करिए मोबाइल फोन हो गया, वो आपके कार से कनेक्टेड है, मोबाइल फोन आपका आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, मोबाइल फोन आपके अभी फ्रिज से कनेक्टेड है, मोबाइल फोन आपके हर चीज है। मतलब इवन आप घर से निकल रहे हैं, आपके मोबाइल फोन में आपने बोला, यानी जो भी आपके डिवाइसेस है दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक चीज से दूसरी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक चीज से दूसरी चीज को बस समझा सकते हैं, कोई चीज समझानी हो तो इससे आपको फायदा क्या होगा? सपोज करिए अगर इसका बहुत ही डेवलप्ड रूप देखें तो इस तरह से हो सकता है कि आप सुबह उठें, आपने फोन पे सारी चीजें बोल दी और उसके अकॉर्डिंग आपका लैपटॉप में वो काम हो गया, या कपड़े धोने थे वो अपने आप धो गए, कार जो है अपने आप जो है स्टार्ट हो गई 2 मिनट पहले ताकि अंदर एसी चल सके। इस तरह से जो चीजें वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप बोल सकते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक है काफी हद तक। कुछ चीजें इसमें हम लोग अचीव भी कर चुके हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप बोल सकते हैं एक तरह से जो गूगल असिस्टेंट है, ठीक है। आप गूगल असिस्टेंट हो गया, फिर अलेक्सा हो गया, इनको आप जो है समझा, मतलब जब कोई चीज बोलते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको, मतलब मोबाइल के अंदर ही आपको काफी सारी चीजें ओपन कर देती है। या फिर आप उसको अगर गूगल असिस्टेंट को ये बोल रहे कि आपके ये यूट्यूब पे मेरा ये वाला सॉन्ग चला दीजिए, तो वो गूगल असिस्टेंट उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वो सॉन्ग चला सकती है। ये चीज हम लोग अभी यूज भी कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं। ऐसी जो है जब पूरी तरह से ये चीजें कनेक्टेड हो जाएंगी, हर चीज कनेक्टेड हो जाएगी, हर डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगा, तो हमारी लाइफ जो है काफी हद तक आसान हो जाएगी। और अगर दूसरे सेंस में देखें, अगर डिसएडवांटेज के रूप में देखें, तो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी एक डिवाइस है कोई, तो दूसरी सारी चीजों पे आपका कंट्रोल जा सकता है। तो अगर ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी रहेगी आगे। इसके अलावा जो इन सब चीजें हैं, ये एक हम लोग अभी हमने जब भी बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्री 1.0, इसके बाद इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 जिसमें अभी हम हैं, इसके अलावा इसके बाद इंडस्ट्री 4.0। बेसिकली इंडस्ट्री 1.0 इज वेरी बेसिक, जो आपने जो ये डेवलपमेंट है मशीनों का। तो इंडस्ट्री 1.0 में हम जो बातें करते हैं वो उसमें हम लोग बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट की, वीविंग जो मैकेनाइजेशन की, और आपकी बुनाई की, मतलब सिंपल मशीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद जो इंडस्ट्री 2.0 है, हम उसमें मास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, असेंबली लाइन की बात कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, चीजें बन रही थी, छोटे अमाउंट में बनती थी, लेकिन जब इंडस्ट्री 2.0 है उसमें जो है हमने मास प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, असेंबली लाइन पे ध्यान दिया, इलेक्ट्रिकल चीजों पे ध्यान दिया।
तो ठीक है, तो इस इंडस्ट्री 1.0 से हम लोग जब इस फेज में आए तो ये जो है मोर मास प्रोडक्शन में टू ये मच डेवलप्ड है। इसके बाद जब हम इंडस्ट्री 2.0 से इंडस्ट्री 3.0 में आ रहे हैं या भी आ चुके हैं, तो इसमें हम जो है ऑटोमेशन में की बातें कर रहे हैं, इसमें हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। हम कंप्यूटर का यूज करने की बात कर रहे हैं, काफी हद तक जो है इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर यूज होते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड काफी सारी चीजें हैं, जैसे ऑटोमेशन, मैटर हैंडलिंग और ऑटोमेटेड बहुत सारी मशीन काफी सारे ऑटोमेटेड है। ये इंडस्ट्री 3.0 में आई है हमारे पास। ठीक, मास प्रोडक्शन से ऊपर की चीज है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब जो इंडस्ट्री 4.0 है, देखिए वो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जो मशीन्स हैं वो भी इंटरकनेक्टेड है। और साइबर आप जो है साइबर फिजिकल सिस्टम, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप कहीं अमेरिका में बैठे हैं, इंडिया ऐप में कोई दूसरी मशीन कंट्रोल कर रहा है, और नेटवर्किंग ये जो है इंटेलिजेंट है। अब आप एक चीज देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। इंडिया के लिए बोला जाता है कि इंडिया ने सीधे जो है सर्विस सेक्टर पे ज्यादा अपना फोकस करा है। ठीक, तो सर्विस सेक्टर पे जब फोकस ज्यादा करा है तो हमारे पास इंटेलिजेंट चीजें ज्यादा हैं, मतलब जो लोग हैं वो कंपेरेटिवली स्किल्ड हैं कंप्यूटर चलाने इन सब चीजों में। तो हमने इंडस्ट्री 3.0 से सीधे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 पे जाने की। ठीक, मान लो हम मास प्रोडक्शन को और ये ऑटोमेशन को ना देखते हुए सीधे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमेशन के साथ में हम लोग इंडस्ट्री 4.0 पे चले जाएं। तो मतलब इसी वजह से बोलते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 में बी द एरा ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमने सर्विस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया है। प्रोडक्शन पे हम लोग इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 पे इतना हमने फोकस नहीं करा। लेकिन आप इसको बिना फोकस करे आगे 4.0 पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको ऑटोमेशन करना है अल्टीमेटली। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लोग, लेकिन वी कैन प्ले अ वाइटर रोल, क्योंकि हमारे पास यूथ है और उसके साथ में वो स्किल भी डेवलप कर सकते हैं हम, माइंड भी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद हमारे पास ये तो ये हमारी हिस्ट्री एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ ऑटोमेशन की बात। इसके बाद है हमारा प्रोडक्ट साइकिल। तो बेसिकली प्रोडक्ट साइकिल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट साइकिल में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है एक्टिविटीज और फंक्शन। प्रोडक्ट साइकिल जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब एक्टिविटीज और फंक्शन जो हम इंडस्ट्री के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर करते हैं फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, तो प्रोडक्ट साइकिल जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो एक्टिविटीज से मेरा मतलब उन एक्टिविटीज और फंक्शन है जो कि मेरी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट साइकिल है बेसिकली उसमें वो स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले वो स्टार्ट होती है कस्टमर की नीड्स, कि कस्टमर को कोई चीज चाहिए, उसकी नीड से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो है जो पूरी प्रोडक्ट साइकिल है वो अल्टीमेटली या तो कस्टमर ड्राइव करता है, यानी कस्टमर के द्वारा एक्टिवेटेड होती है, या तो फिर मार्केट के द्वारा एक्टिवेटेड होती है, यानी अल्टीमेटली कस्टमर। तो कस्टमर की कोई नीड होती है, उसको जो है हम लोग जो है उसका एक बेसिकली नीड को हम लोग एक आइडिया में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहले उसको एक आइडिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, उस आइडिया को जो है उसको और रिफाइन करने का काम और उसको एनालाइज करने का और इम्प्रूव करने का काम जो है हम डिजाइन इंजीनियरिंग में करते हैं। और वो जो आइडिया हमने जो नीड कस्टमर की नीड है उसको एक आइडिया में कन्वर्ट करा और उसको और रिफाइन करके जो सब प्रोसेस करा और उसको इम्प्रूव करा और उसको अच्छी तरह से मतलब इंजीनियरिंग सेंस में हम उसको ले आए। तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ड्राफ्ट कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब बेसिकली जो भी आपका आइडिया आया है उसको इंजीनियरिंग डिजाइन इंजीनियरिंग के सेंस में उसको इम्प्रूव करा, उसको ट्रांसलेट करा और एनालाइज करा, रिफाइन करा। उसके बाद जो है हम लोग उस जो हमारे पास जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिला है उसको हम लोग ड्राफ्टिंग में ले जा रहे हैं। यानी आइडिया से हमें कुछ आप जैसे सपोज करिए आपके पास दिमाग में ये आया कि कस्टमर को एक फोन की जरूरत है।
तो वो नीड होगी कस्टमर की, उसके करस्पॉन्डिंग आइडिया प्रोडक्ट के लिए आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। उस आइडिया को हम लोग डिजाइन इंजीनियरिंग के थ्रू ये देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है, ये अगर पॉसिबल है तो इसमें क्या चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज हटा सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसको आगे भेज देंगे ड्राफ्टिंग के लिए। ड्राफ्टिंग मतलब बेसिकली आप जो है इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज आपका आइडिया है उसमें एनालाइज करके रिफाइन करके हम लोग डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। बेसिकली ड्राइंग्स होंगी जो कि पूरी स्पेसिफाई कर रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अंदर, मतलब उसके जो ये बता रहे हैं कि इसमें ये कैसे वो प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कैसी रहेंगी, डायमेंशंस क्या रहेंगी, ये सब चीजें ड्राफ्टिंग में रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हमने जब ये ड्राफ्टिंग कर ली उसके बाद हमारे पास होंगे प्रोसेस प्लानिंग काम। प्रोसेस प्लानिंग का काम होगा। तो प्रोसेस प्लानिंग में क्या होगा कि प्रोसेस प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हमारी जो भी चीज हमें बनानी है वो किन किन प्रोसेस से होके जानी है और कैसे सीक्वेंस कैसा रहेगा उसका, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस प्लानिंग में आप ये डिसाइड करते हैं कौन सा सीक्वेंस कैसे रखना है मुझे। कि सबसे पहले सपोज करिए एक प्लेट है जिसके अंदर एक होल होना है, ठीक है, और उसके साथ में इसकी जो है कटिंग भी होनी है, ठीक है, यानी ये साइड से कटिंग भी होनी है इस तरह से कुछ। तो मेरे को ये डिसीजन लेना है कि मेरे को ये पहले ये होल्ड करना है कि पहले कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो डिसीजन है वो प्रोसेस प्लान में लेते हैं। सीक्वेंस कैसा रहेगा, मेरे पहले ये लेथ में जाएगी कि ड्रिलिंग में जाएगी, ये चीज डिसीजन काम हम प्रोसेस प्लानिंग में करते हैं, ठीक। तो प्रोसेस प्लानिंग जब हो गई उसके बाद जो जो इंजीनियर है प्रोसेस प्लानिंग जो कर रहा है वो कुछ नए इक्विपमेंट और टूलिंग को ऑर्डर दे सकता है। अगर वो नहीं दे रहा है तो अगर उसके पास सारी चीजें हैं पहले से तो वो सीधे जो है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में जा सकता है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मतलब ये डिसाइड करता है कि ये वाला प्रोडक्ट इतने तारीख तक बन जाना चाहिए, ये शेड्यूल मतलब कि ये वाला कंपोनेंट है इतने टाइम तक बन जाना चाहिए, इतनी मात्रा में बन जाना चाहिए। ये सारा जो डिसीजन है वो हम लोग प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के बाद हम लोग जो डिसीजन जब डेट की डिसीजन ले लिया है हमने उसके बाद हम लोग उसको प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं। इसके बाद जब हमारा प्रोडक्शन हो गया तो हम उसका क्वालिटी कंट्रोल ले रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल के बाद ये मार्केट में जाएगा, ठीक है। और मार्केट में जाने के बाद जो है फिर से हमें कस्टमर से फीडबैक लेके हमें एक नया आइडिया की तरफ काम करना पड़ सकता है। तो बेसिकली एक तरीके से साइकिल है तो मतलब एक तरह से चलती रह सकती है। आपने सबसे पहले एक आइडिया से जो है एनालाइज वगैरह करके ड्राफ्ट करा उसको, उसके प्रोसेस प्लानिंग करी, उसका शेड्यूलिंग करी, उसका प्रोटेक्शन करा, उसका क्वालिटी कंट्रोल करा, क्वालिटी कंट्रोल के बाद मार्केट में उसको उतारा प्रोडक्ट को। आपको फिर कस्टमर उसको यूज करेगा, उसके दिमाग में कुछ आया नीड उसकी कुछ बढ़ी या फिर उसको लगा कि ये चीज इंप्रूव हो सकती है तो वो दोबारा से फीडबैक देगा फिर उससे आपको नया आइडिया मिलेगा फिर ये साइकिल चलेगी। इस तरह से काम करते हैं। अब हमारा ये इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रोडक्ट साइकिल जो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के लिए होती है। तो ये जो प्रोडक्ट साइकिल है इसको कैट कैम से क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक, कैट कैम जो है इस पे क्या इफेक्ट डाल रहा। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से है, देखिए कैड है कंप्यूटर डिजाइन है, कैम है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, यानी ये कंप्यूटर का यूज करके डिजाइन में हेल्प करे और कंप्यूटर यूज करके मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे। ये इसका क्या इफेक्ट आया कैड कैम का, देखिए सब ये वही चीज है, ये पिछले वाले फिगर की तरह है ये वाला पोर्शन, ठीक, वही सेम चीज है ये वाला। सबसे पहली बात तो जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है और कंप्यूटर ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग या डॉक्यूमेंटेशन है, ये बेसिकली किस चीज में हेल्प कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर डिजाइन और कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन और ड्राफ्टिंग जो है बेसिकली आपके प्रोडक्ट को आइडिया जनरेट करने के लिए, उसका जो मॉडलिंग वगैरह करने के लिए और उसके अलावा ड्राफ्टिंग करने के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड जो है प्रोसेस प्लानिंग जो है आपकी प्रोसेस प्लानिंग को जो आपको सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है उसमें जो है कंप्यूटर का यूज करके उसको ऑटोमेट करने हैं और उसमें आपको जो है ऐड देने के लिए यानी मतलब उसमें हेल्प करने के लिए ये कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग है। इसके अलावा शेड्यूलिंग वाले उसमें हमारे पास कंप्यूटराइज शेड्यूलिंग कर सकते हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और शॉप फ्लोर कंट्रोल कर सकते हैं ये बाय यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आप जो है एनसी सीएनसी मशीन का यूज कर सकते हैं, रोबोट का मशीन यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन का यूज कर सकते हैं। तो ये जो है प्रोडक्शन में इसने कैड कैम में हेल्प करा। इसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके लिए कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल है। ये जो मशीन्स होती हैं बेसिकली ये देखने के लिए कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो रिक्वायर्ड क्वालिटी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा बाय यूजिंग कंप्यूटर। तो बेसिकली ये घुमा फिरा के आपका किसी ना किसी एस्पेक्ट में जो है कैड कैम जो है आपकी जो पूरी प्रोडक्ट साइकिल है उसको जो है एफिशिएंट बना रहा है और उसमें हेल्प कर रहा है। तो कैड कैम के आने की वजह से काफी सारी चीजें हमारी बदल गई हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट साइकिल विद रिवाइज्ड कैड कैम। ये सिंपल प्रोडक्ट साइकिल है और ये है आपकी प्रोडक्ट साइकिल विद रिवाइज्ड कैड कैम। मतलब कैड कैम के आने की वजह से क्या इफेक्ट है इसको जो है ये बेसिकली मैंने इसको ग्रोवर बुक से यूज करा है। ये जो डायग्राम्स है ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है ये ग्रोवर बुक का। इसके अलावा एक इसको ये जो प्रोडक्ट साइकिल है इसको मोर इलोबरेटेड फॉर्म में जो है आपकी इब्राहिम जायद बुक है उसमें काफी अच्छे तरह से दे रखा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक बार वो जो बुक है उसमें किस तरह से है, मतलब चीजें सेम है बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास प्रोडक्ट साइकिल में सबसे पहली चीज आती है आपके पास डिजाइन नीड से कि आपकी नीड क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास डिजाइन डेफिनेशन स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। उस जो आपने डिजाइन नीड है वो तो एक कुछ नहीं है कि मुझे सपोज करिए मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर सके, ये आपकी एक नीड हो गई। अब उसकी डिफिनीशन बनानी पड़ेगी कि इट इज ए मोबाइल फोन और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस मशीन मतलब जो डिवाइस है उसमें। तो ये आपकी किस में आएगा डिजाइन डेफिनेशन में और रिक्वायरमेंट में कि उसके उस जो डिवाइस है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें गाना चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इस तरह से जो चीजें। तो बेसिकली सबसे पहले आपने जो आपने नीड दे दी कि ये एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करे ऐसा कुछ होना चाहिए मतलब ये आपकी नीड हो गई। दूसरी जो रिक्वायरमेंट आपने दी डिजाइन उसमें आएगी डिजाइन डेफिनेशन में, आपने उसको बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि इस तरह से चीजें होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आप क्या जो आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे आप कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन सबसे पहले इकट्ठा करेंगे आसपास से कि ऐसा कुछ है क्या आज तक, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल है, ऐसा आज तक बना है कि नहीं बना है, अगर नहीं बना है तो ये मतलब हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इस तरह से फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपके दिमाग में जो भी चीज आती है उसको बेसिकली आप कॉन्सेप्ट के फॉर्म में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एक ऐसी भी चीज बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, एक तरह का ये भी बन सकता है, एक तरह का ये भी बन सकता है, एक तरह का ये भी बन सकता है, चार तरह की जो है मशीन डिवाइस ऐसा बन सकता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करे। अभी तक हमारे पास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है डिजाइन मॉडलिंग और सिमुलेशन। उसके बाद जो आपने सोचा है जो मतलब एक तरह का ऐसा बन जाए तो पहला मॉडल आपने बनाया, दूसरा तरह का ऐसा मॉडल बना लिया, तीसरे तरह का ऐसा मॉडल बनाया, चौथे तरह का ऐसा मॉडल बनाया। तो ये जो है ये काम कहाँ होगा डिजाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन होगा। ये बेसिकली आपके सिंथेसिस का पार्ट है। इसमें आप जो है ये सिंथेसाइज कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, फिलॉसफी जनरेट उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं कि वो जो भी डिवाइस आप बनाएंगे या फिर जो भी चीज आप बनाने जा रहे हैं डिजाइन के लिए वो कुछ ऐसे काम करेगी, उसके ये रिक्वायरमेंट होगी, ये चीजें स्पेसिफिकेशन होगी, ये सब चीजें जो है आप सिंथेसिस में करते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या जो है आपके डिजाइन मॉडलिंग या सिमुलेशन के बाद हम लोग इसके एनालिसिस पे जाते हैं, ठीक, कि ये जो आपने डिजाइन मॉडलिंग और सिमुलेशन करा है यानी जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया है वो सही भी है कि नहीं, उसके बाद जो उसकी एनालिसिस करके देखते हैं। ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है। इसमें इंजीनियरिंग आप ये देखेंगे कि वो मतलब ये कंपोनेंट जो भी आप डिवाइस बना रहे हैं वो जो इन्वायरमेंट है उसमें सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके बाद और दूसरी चीजें एनालिसिस की करते हैं, अगर उसका डिजाइन स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे आपने क्या पता जैसे फोन का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो आपने
आइडिया तो दिया है यहाँ पे कि जो है एक ऐसे डिवाइस बनना चाहिए, लेकिन अभी तक आप सोचिए कि अभी तक आपके पास फ़ोन नहीं है यहाँ पे। आपने यहाँ पे 4 तरीके के डिवाइस बना के रख दिए कि इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। अब उसके बाद ही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कि ये जो है ये पहला वाला जो आपने कुछ बनाया है वो इस वजह से जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं फिलफिल कर रहा है, या फिर ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक बनेगा अगर इस तरह का फ़ोन बनाया तो। इसके बाद हम लोग उसको बिल्कुल जब हम लोग ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन है। सपोज करिए चौथा वाला जो टाइप है वो पसंद आया, उसके हम लोग एनालाइज करने के बाद उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसका कुछ बिल्कुल डायमेंशंस बना रहे हैं उसकी, और ये सब चीज़ें मॉडलिंग कर रहे हैं उसके, और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डिज़ाइन एवोल्यूशन का पार्ट हो गया, इस स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन एवोल्यूशन का पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग उसके डिज़ाइन का, उसके बाद जो उसको डिसाइड करने के बाद हम लोग उसका डिज़ाइन में डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है आपका एनालिसिस का पोर्शन है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा, एक चीज़ है सिंथेसिस की, दूसरी है एनालिसिस की। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, जब आप ड्राइंग्स वगैरह उसकी बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस प्लानिंग के लिए दे सकते हैं, ठीक। सिमिलरली हमने पहले भी देखा है यहाँ पे ये जो आपका आइडिया जो वगैरह और इंजीनियरिंग ये सारा डिसाइड हो गया है, इसके बाद हमने इसको ड्राफ्टिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसके बाद हमने इसको प्रोसेस प्लानिंग के लिए भेजा। बेसिकली वहीं पे वे थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में है, ये पूरा डिज़ाइन प्रोसेस का है ये यहाँ तक, ये कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला पोर्शन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस प्लानिंग भेजेंगे। तो प्रोसेस प्लानिंग ये इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, सिंथेसिस और एनालिसिस वाले पार्ट में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस प्लानिंग में अभी डिसाइड करेंगे कि ये इसका सिक्वेंस क्या रहेगा। अब देखिए, जो आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि ये जो पर्सन है जो प्रोसेस प्लानिंग कर रहा है उसको क्या करना है, उसको ये डिसाइड करना है कि जो मशीन है वो किस तरह से कौन कौन से सिक्वेंस में जाने वाली है, ठीक। तो उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सी मशीन में किस तरह का काम होना है। उसके अलावा उसको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास जो मशीन्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करेंगी उनकी कैपेबिलिटी क्या है, और अगर डिज़ाइन में कोई उनको उसको ये लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग मेरी नहीं हो पाएगी, उसको तो ये डिज़ाइन वालों को बोलेगा कि आप जो इसको इम्प्रूव करिए, इसको या चेंज करिए कि ताकि जो मेरे पास प्रेजेंट मशीन्स हैं या फिर ये पॉसिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग हो पाए उसकी, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी क्रिटिकल पोर्शन रहता है प्रोसेस प्लानर का। इसको जो है बहुत मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन उसको दोनों को साथ में लेके चलना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपके प्रोसेस प्लानिंग में क्या क्या करेगा, एक तो प्रोसेस प्लान बनाएगा, ठीक है। अगर नए टूल को खरीदेगा अगर उसको ज़रूरत है, उसके बाद मटेरियल का ऑर्डर करेगा, उसके अलावा एनसी मशीन और इन सब की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस प्लानर के सारे काम हो गए। इसके बाद जब ये जो सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्शन का काम, ठीक। ये सारा प्रोसेस प्लान बन गया, नया टूल आ गया, क्या मटेरियल ऑर्डर जो रॉ मटेरियल है जिसका प्रोडक्शन करना है वो डिसाइड हो गया। उसके बाद एनसी CNC मशीन में आपने प्रोग्रामिंग कर ली, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, प्रोडक्शन के बाद होगा उसका क्वालिटी चेकअप, ठीक। उस क्वालिटी चेकअप के बाद क्या होगा, उसके बाद पैकेजिंग होगी। देखिए ये प्रोडक्शन और ये प्रोसेस प्लान है। अब पहले देखें हम लोग पिछले वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका डिज़ाइन वाला फेज है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद प्रोसेस प्लान बना, इसके बाद जो है आपने प्रोडक्शन और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग वगैरह करी, ठीक है। उसके बाद आपने क्वालिटी कंट्रोल की। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करी, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक। आपके जो आपने प्रोडक्शन कर लिया, उसका क्वालिटी चेक भी कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें उसको जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसको पैकेजिंग करेंगे। उसके बाद उसकी शिपमेंट के लिए हम लोग उसको भेज देते हैं। उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं, और जब मार्केट में ये चला जाता है उसके बाद हम लोग फिर से डिज़ाइन नीड की तरफ देखते हैं, यानी जो कस्टमर है उसका फीडबैक लेते हैं, या फिर मार्केट की जो डिमांड है उसको नए डिज़ाइन नीड के उसमें भेज देते हैं। तो बेसिकली जो ये वाला जो पोर्शन है आपका सिंथेसिस और एनालिसिस वाला, ये डिज़ाइन प्रोसेस का पार्ट है, ठीक। और इसके साथ में ये जो आपका ये जो पोर्शन है डॉक्यूमेंटेशन वाला, और एवोल्यूशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एनालिसिस, डिज़ाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, डिज़ाइन कंसोलिडेशन, ये स्कोप ऑफ वर्क है आपका, जो मतलब वो स्कोप ऑफ वर्क है आपका कैट प्रोसेस का, ठीक। इसके अलावा
ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस प्लानिंग वाला, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग वाला, ये आप, और शिपिंग और मार्केटिंग, ये है पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। इसमें भी जो ये प्रोसेस प्लानिंग, ये जो प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग है, ये कैम का वर्किंग एरिया है, ठीक। तो कैम जो है, अगर आप कैड बोलेंगे तो ये सब चीज़ों में काम कर रहा होगा कैड। और जब आप कैम की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ों में काम कर रहा होगा, ठीक। तो ये है आपके प्रोडक्ट साइकिल इन एक्सटेंडेड फॉर्म। तो बेसिकली आपको ये जरूर पता होना चाहिए प्रोडक्ट साइकिल होती क्या है, उसका मतलब क्या है। कम से कम ये वाला प्रोडक्ट साइकिल आपको पता होना चाहिए, और उसका इम्प्रूव वर्जन आपको ये पता होना चाहिए, जरूरी है कि मतलब जो कैड कैम के आने के बाद इम्प्रूवमेंट क्या हुई, मतलब क्या क्या चीज़ें आई हैं कैड कैम की वजह से। जैसे कैड जो है कहाँ कहाँ पे चीज़ें को देख रहा है, तो ये दो फिगर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का लेक्चर आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस विच आई यूज टू मेक दिस पीपीटी and presentation and video, and thank you.